हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मन एंड स्टार्ट चैनल। सो आज मैं एक और न्यू चैप्टर लेकर आ गई हूँ जो एसएसटी से रिलेटेड, दैट इज़ चैप्टर 13 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये हिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो उसके बाद इंडिया में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, और सब देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कैसा था। तो अब इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है नेशनल एंड रीजनल डेवलपमेंट, जो हुई थी इंडिया में, वो पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट से उनकी इंटीग्रेशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था, कैसे बना था, उसमें क्या क्या था, और जो हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स। तो इन सब 4 टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ऑन अगस्त 15, 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ये तो सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली थी। पीटी, पीटी मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ये भी जानना बहुत ज़रूरी कि हमारी कंट्री का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्हें इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल प्रोक्लेम्ड किया गया था। इट मीन्स के बनाया गया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। अब हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक में आता है, सबसे पहले हमारे चैप्टर में जो टॉपिक आता है वो आता है नेशनल एंड रीजनल डेवलपमेंट जो हुई थी। अब यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है द पार्टीशन रिफ्यूजीज़। अब आप क्या मुझे रिफ्यूजीज़ का मतलब बता सकते हैं? तो रिफ्यूजीज़ होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं। पाकिस्तान वेस्ट एंड ईस्ट फ्रॉम इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। अब देखो, पाकिस्तान वेस्ट एंड ईस्ट फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया से जो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान है वो ब्रिटिश ने बनाया था। आफ्टर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यूड द कम्युनल रियॉट्स दैट बिगेन इन 1947। अब जब पाकिस्तान बना था उसके बाद जो कम्युनल रियॉट्स थे वो कंटिन्यू हुए थे। और कब स्टार्ट हुए थे? वो 1947 में स्टार्ट हुए थे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया। बहुत सारे लोग, अब जैसे जो आपने सुना होगा वॉर हुआ था एक, जहाँ पर इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आ गए थे। तो ऐसा ही अब यही चीज़ है इसमें। अब देखो, रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज रिफ्यूजीज वाज अ ह्यूज टास्क। अब इस वॉर के दिनों में अब रिफ्यूजीज मतलब माइग्रेट जो लोग कर रहे थे तो उनके लिए बहुत बड़ा एक टास्क था। दीज पीपल हैड टू बी प्रोवाइडेड विद इमीडिएट रिलीफ, शेल्टर एंड जॉब्स। अब दिस पीपल हैड टू बी प्रोवाइडेड। अब इन लोग मतलब कि अब रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज रिफ्यूजीज वाज ह्यूज। दिस मीन्स के जो लोग माइग्रेट कर रहे थे, मतलब जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, एक वॉर के बीच में बैटल जो हुआ था, आप कह सकते हो वॉर हुआ था। तो अब उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना, मतलब अच्छे से ट्रीट करना, तो एक बड़ा टास्क था। उन लोगों को अच्छे रिलीफ प्रोवाइड करना, सेफ रह सके वो, उनको घर बार मतलब रहने के लिए कुछ देना, और जॉब्स, काम धंधा देना। तो ये सब एक बड़ा टास्क था। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड देम ऑल हेल्प। अब द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड देम ऑल हेल्प, तो गवर्नमेंट ने उनको सब चीज़ प्रोवाइड करी। अनदर मेन प्रॉब्लम वॉज द इशू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। अब दूसरी जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी कि इंडिया के अंदर अब क्या हुआ था, इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनकी इंटीग्रेशन हुई थी। तो ये एक इशू था इंडिया के अंदर, ये दूसरी मेन प्रॉब्लम थी। अब पढ़ते हैं Assassination of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज़ वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट। अब ये सभी को पता है कि हमारी नेशनल मूवमेंट के ग्रेट लीडर में से एक हैं महात्मा गांधी। मीन्स महात्मा गांधी इज़ वन ऑफ द ग्रेट लीडर। ही हैड लेड नेशन इन हर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम।
for freedom for more than 30 ईयर्स. सो इट मीन्स कि ही हैड लेड नेशन, मतलब उन्होंने ही हैड लेड नेशन. अब जो उनका स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, मतलब नेशन को पाना फ्रीली, तो मोर फॉर मोर जो कि 30 सालों के लिए था, 30 साल से भी ज़्यादा सालों के लिए था. ही टूट द रियॉट्स stricken areas during the communal riots to restore peace and amenity. उन्होंने रियॉट स्ट्रिकन एरियाज जो थे उन्हें टूर वहाँ पर गए, वो कम्युनल रियॉट्स हुए थे उनके बीच में, मतलब जब वो हो रहे थे तभी उन्होंने टूर किया था टू रीस्टोर पीस, वो देखने के लिए कि शांति वगैरह सब है या नहीं. ऑन 30 जनवरी 1948 अ हिंदू फैनेटिक नथुराम गोडसे शॉट गांधी जी डेड इन द बिरला हाउस न्यू दिल्ली व्हेन ही वाज गोइंग टू अ प्रेयर मीटिंग. इट मीन्स कि 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू फैनेटिक कौन था? हिंदू फैनेटिक किसकी बात की गई यहाँ पर? नाथूराम गोडसे की. शॉट गांधी जी डेड इन द बिरला हाउस. नाथूराम गोडसे शॉट गांधी जी, मतलब डेड इन द बिरला हाउस, मतलब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को शॉट किया था डेड इन द बिरला हाउस न्यू दिल्ली. मीन्स कि हाँ, तो क्या हुआ था कि नाथूराम गोडसे ने तो 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू फैनेटिक ने नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को शॉट किया था, मतलब उन्हें आप कह सकते हो मारा था बिरला हाउस में न्यू दिल्ली व्हेन ही वाज गोइंग टू अ प्रेयर मीटिंग, जब गांधी जी एक प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे. ठीक है. द होल वर्ल्ड मॉर्न्ड इन हिज डेथ, मतलब जो पूरी दुनिया थी उनकी डेथ हो गई है, तो ये मानने में नहीं आ रहा था, तो बहुत बुरा लग रहा था उनकी डेथ पर. ही बिकेम अ मार्टिर टू द कॉज ऑफ टॉलरेंस इक्वालिटी एंड पीस. वो एक मार्टर बने थे टॉलरेंस, इक्वालिटी और पीस के लिए, जो उन्होंने जो अच्छे काम किए थे. ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, और उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा गया था. तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में था पैराग्राफ, कि उनकी डेथ कैसे हुई, उसके बाद क्या हुआ, ये सब. नाउ इस चैप्टर का हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे जो है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. की प्रिंसली, अब जैसे मैंने बताया था कि अब जो वॉर हुआ था वहाँ पर कुछ लोग पाकिस्तान गए थे इंडिया से, और कुछ लोग इंडिया से, थोड़े लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, तो उनको जॉब देना, लीव अच्छे से वो सेफ रह सके, उनको रहने के लिए देना, तो उनको अच्छे से ट्रीट करना ही बहुत बड़ा टास्क था. तो गवर्नमेंट ने उन्हें सारी हेल्प्स प्रोवाइड की. अब दूसरी मेन प्रॉब्लम थी इंडिया में कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी इंटीग्रेशन हो गई थी, ये इशू था. तो अब प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन का जो इशू था, क्या था इसमें, क्या हुआ था प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन में, तो वही हम पढ़ेंगे सेकेंड पैराग्राफ में. मीन्स की सेकेंड टॉपिक में इस चैप्टर के. व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड पावर दे लेफ्ट प्रिंसली स्टेट्स फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मीन्स व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड पावर दे लेफ्ट प्रिंसली स्टेट्स फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान. तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर को ट्रांसफ़र किया था तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट से लेफ़्ट कर दिया था, मतलब वो चले गए थे फ्री टू जॉइन आइदर, कि वो इंडिया भी जॉइन, मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों जॉइन करने के लिए. सरदार वल्लभ भाई पटेल परसुएडेड मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स टू जॉइन इंडिया. अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने परसुएड उन्होंने इन स्टेटस को मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स टू जॉइन इंडिया, परसुएड किया था ज़्यादातर इन स्टेट्स को कि वो इंडिया ज्वाइन करे. इट मीन्स इसका जैसे जो वॉर हुआ था तो उसमें ब्रिटिश का, अब कुछ लोग जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे इंडिया से, कुछ इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे और जा रहे थे, आना जाना था, मतलब कुछ लोग इंडिया जा रहे थे तो कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे. तो यहीं पर क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसफ़र की और उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को
छोड़ दिया टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान, फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान, मतलब कह सकते हो दोनों ही। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन स्टेट्स को ये रिकमेंड किया, ये परसुएड किया कि वो इंडिया ही ज्वाइन करे पाकिस्तान के बजाय। ग्रेजुअली और 562 states merged in the Indian Union. So it means कि gradually all जो अब क्या हुआ, फिर जो सारी 562 states थी वो इंडियन यूनियन में आ गई थी। मर्ज किया था उन्होंने, मर्ज्ड इन द इंडियन यूनियन, कह सकते हो इंडिया में मर्ज किया था। पाकिस्तान इन्वेडेड कश्मीर इन 1948। पाकिस्तान ने कश्मीर को इन्वेड किया था 1948 में। महाराजा ऑफ कश्मीर अपील्ड इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्प। महाराजा जो कश्मीर का महाराजा था उसने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की हेल्प के लिए। इंडिया सेंट एन आर्मी एंड थ्रू आउट द इन्वेडर्स। इंडिया ने आर्मी को वहाँ भेजा और जो सारे इन्वेडर्स थे उन्हें फेंक दिया, उन्हें थ्रू आउट कर दिया, कह सकते हो देश से। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइडेड टू ज्वाइन द इंडियन नेशन। अब जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इंडियन नेशन में रहेंगे, मतलब इंडिया में रहेंगे। मीन्स पाकिस्तान इन्वेड, अब जैसे कश्मीर था तो इन्वेड का मतलब पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक फैला दिया था 1948 में। तो जो कश्मीर का महाराजा था उसने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, तो इंडिया ने क्या किया, आर्मी भेजी और जो इन्वेडर्स थे उन्हें थ्रू आउट किया। देन जो जम्मू कश्मीर के, अब ये होने के बाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोगों ने डिसाइड किया कि वो इंडियन नेशन को ज्वाइन करेंगे, मतलब वो इंडिया में रहेंगे। Some of the parts of India were still in the possession of the other colonial powers like Pondicherry, Karaikal, Yanam, Mahi and Chandernagore were under French rule. और जो इंडिया के कुछ पार्ट्स थे वो स्टिल तो जो इंडिया के कुछ पार्ट्स थे वो स्टिल जो दूसरी कॉलोनियल पावर्स थी लाइक पौंडीचेरी, कराईकल, यानम, माही, चंद्रनगौर, तो इनके पोजीशन में थे और ये सारी फ्रेंच रूल के अंडर थी। गोवा, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली वर अंडर द पोर्टुगीज़। और जो गोवा, दमन, दीव, दादर था, ये सारे जो पार्ट्स थे इंडिया के, ये नागर हवेली हो गया, तो ये सारे पोर्टुगीज़ के अंडर आते थे। दीज वर लाइबरेटेड फ्रॉम द पोर्टुगीज़ इन 1954 and Goa became a part of India in 1961. अब these were liberated, अब ये पोर्टुगीज़ से लाइब्रेट हो गए थे 1954 में और गोवा फिर इंडिया का एक पार्ट बन गया था 1961 में। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कब पोर्टुगीज़ से लाइब्रेट हुए थे, कौन से साल में, और इंडिया कब बना था गोवा का पार्ट, जो कि 1961 में बना था। अब हम इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जो है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, कैसे बना था और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट डाउन टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट डाउन टू, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने का सोचा जिससे मतलब फॉर फ्री इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा, प्रिपेयर करने का सोचा। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द कमेटी फिनिश्ड इट्स वर्क ऑन 26 November 1949 and the Constitution of India came into force on 26 January 1950. अब कमेटी ने अपना काम 26 नवंबर 1949 को ख़त्म कर दिया था और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था, मतलब बन चुका था, कह सकते हो फोर्स में आ गया था, स्टार्ट हो गया था। Thereafter, every year, Republic Day celebrated on 26 जनवरी। अब 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था,
मतलब उन्होंने 1926 नवंबर 1949 को काम तो ख़त्म कर दिया था, पर 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया को स्टार्ट हुआ था, इसलिए रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मीन्स के सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। How a country conducts its relationships with other countries is known as foreign policy of that country। अब एक कंट्री अपनी रिलेशनशिप अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे कंडक्ट करती है उसे कहते हैं, मतलब कोई भी कंट्री हो तो उसको कहते हैं कंट्री की फॉरेन पॉलिसी। वी आर लिविंग इन सच एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड वेयर नो कंट्री कैन अफोर्ड टू लिव इन आइसोलेशन एंड नो डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। हम एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि आइसोलेशन में ना रहती हो, और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है अगर टेक्नोलॉजी और गुड्स से एक्सचेंज ना हो। ऐसा आपने कभी किसी कंट्री में देखा है कि एक कंट्री है और उसका दूसरी कंट्री से कोई रिलेशन ऐसा नहीं है? हर कंट्री का होता है, और बिना रिलेशन के डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती। इन अदर वर्ड्स, अ गवर्नमेंट्स डिसीजंस कंसर्निंग द स्टेट मैटर्स आर कॉल्ड इट्स पॉलिसीज। अब दूसरे वर्ड्स में कहें तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्टेट मैटर्स को कंसर्न करे जिन्हें पॉलिसीज़ कहते हैं, means are called its policies. If the policy is related to matter or problems inside the country, it is called the domestic policy। अगर पॉलिसी रिलेट करती है किसी मैटर से या प्रॉब्लम से कंट्री के अंदर तो उसे डोमेस्टिक पॉलिसी कहेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज़ व्हेन अ गवर्नमेंट डिसाइड्स इट्स पॉलिसी रिलेटेड टू अदर कंट्रीज। इट मीन्स फॉरेन कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो क्या होती है? जब एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है कंट्री की पॉलिसी जो कि अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेट करती है। मीन्स जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है इट्स पॉलिसी जो कि अदर कंट्री से रिलेट करे तो वो होती है फॉरेन पॉलिसी। कंट्री नीड्स टू हैव इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक and defense requirements। a country needs to have it। सब एक कंट्री है कोई भी तो कंट्री को उसकी फॉरेन इकोनॉमिक और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स की फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी आर, और जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो तो होती है। तो अब हम देखते हैं फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों होती है फॉरेन पॉलिसी, क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट, टू सेव गार्ड द इकोनॉमिक एंड अदर नेशनल इंटरेस्ट। अब इकोनॉमिक और जो दूसरे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उन्हें सेव करना, उन्हें सेव रखना। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। इट मीन्स कि जो कंट्री की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है उसे अपहोल्ड करना। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी कॉपरेशन को प्रमोट करना। तो अब एक आपको ब्लू टेबल दिख रही है जिसमें ईयर्स हैं, वेन्यूज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं। मतलब हम अब साथ के साथ ही पढ़ते जाएंगे। मतलब जैसे फर्स्ट मैं एक ईयर बोलूँगी, देन उस कौन सा वेन्यू था उस ईयर में, देन मेंबर ऑफ द कंट्रीज मीन्स मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। फर्स्ट 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया, मेंबर कंट्रीज कितने? 25। 1964 सैरो इजिप्ट 47। 1970 लुजाका ज़ाम्बिया 54। 1973 अल्जियर्स अल्गेरिया 73। 1976 कोलंबो श्रीलंका 86। 1979 हवाना क्यूबा 94। 1983 न्यू दिल्ली इंडिया 100। 1986 हरारे जिम्बाब्वे 102। 1989 बेलग्रेड यूगोस्लाविया 108।
1992 Jakarta, Indonesia 115, 2000 Durban, South Africa 115, 2003 Kuala Lumpur, Malaysia 115 and last 2006 हवाना क्यूबा 116। तो यहाँ पर हमने कुछ ईयर देखे जिनमें जो देश थे, आप कह सकते हो जो वेन्यू थे, और उनमें मेंबर कंट्रीज कितनी थी। ठीक है, नाउ अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। हमने ये तो पढ़ा, अब फॉरेन पॉलिसी हर कंट्री की होती है, तो अब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी आर वेल नोन। हम इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी उसके बेसिक प्रिंसिपल्स अच्छे से जाने जाते हैं। द पैरामीटर्स ऑफ मीन्स की जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बेसिक प्रिंसिपल्स है वो अच्छे से जाने जाते हैं। द पैरामीटर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी वर सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू। और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पैरामीटर्स है वो जवाहरलाल नेहरू ने सेटअप किए थे। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी उसके पैरामीटर्स किसने सेट किए हैं। तो वो सेट किए हैं जवाहरलाल नेहरू ने ही। नॉट ओनली सेफ गार्डेड आवर नेशंस इंटरेस्ट बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड मच टुवर्ड्स मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उन्होंने सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को ही सेफ गार्ड नहीं किया बल्कि उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। हेयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पर आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज नॉन अलाइनमेंट। तो यहाँ पर 4 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर है G.A. नेसर की, सेकंड है डॉक्टर सुकार्नो, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है मार्शल टीटू। अब नॉन अलाइनमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक फीचर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। अब नॉन अलाइनमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक फीचर है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर USA एंड द फॉर्मर USSR प्रेजेंट रशिया, two superpowers tried to win over as many of the small independent nations as possible. It means कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद USA और जो USSR फॉर्मर था, USSR मीन्स प्रेजेंट रशिया, जो 2 सुपर पावर्स थी उन्हें, मतलब 2 सुपर पावर्स ट्राइड। अब जो 2 सुपर पावर्स थी उन्हें ट्राई किया गया था जीतने के लिए ओवर एज मैनी ऑफ द, मतलब जो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इंडिपेंडेंट नेशंस को जीतने के लिए आज जितना पॉसिबल हो सके। इट इज़ नोन एज कोल्ड वॉर बिटवीन दीज 2 सुपर पावर्स। अब इसे कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। इसे कोल्ड वॉर नेम दिया गया इन 2 सुपर पावर्स के बीच में। इंडिया डिसाइडेड नॉट टू कमिट टू एनी बिग पावर्स। इंडिया ने डिसाइड किया कि कोई भी बिग पावर्स कमिट नहीं होंगी। इन सच सिचुएशन जवाहरलाल नेहरू put forth his concept of non-alignment for the common aspirations of newly liberated countries of Asia and Africa in March 1957। अब इस सिचुएशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपना put forth his concept, मतलब कह सकते हो कि उनके कंसेप्ट का फोर्थ नॉन अलाइनमेंट के उनके कंसेप्ट का फोर्थ उन्होंने रखा कॉमन न्यूली लाइब्रेटेड कंट्रीज़ की, मतलब जो एशिया और अफ्रीका की न्यूली लाइब्रेटेड कंट्रीज़ हैं उनकी कॉमन एस्पिरेशंस के लिए मार्च 1957 में। इन हिज एफर्ट्स ही वाज सपोर्टेड बाय मार्शल टीटू, प्रेसिडेंट ऑफ Yugoslavia, President of Indonesia, Dr. Sukarno, and G.A. Nasir, President of Egypt. It means कि
उनके फर्ड्स में उन्होंने ही वॉज सपोर्टेड बाय मार्शल टीटो, मतलब उन्हें सपोर्ट किया मार्शल टीटो ने, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट ने, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने और डॉक्टर सुकार्नो और जे नसीर ने। जे नसीर हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। इन अप्रैल 1955 अ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन इंडोनेशिया बैंडंग। 1955 अप्रैल में मीन्स अप्रैल 1955 में कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया बैंडंग में। दिस बिकेम अ फोरम फॉर द बर्थ ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। नाम NAM फर्स्ट NAM कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट बेलग्रेड, यूगोस्लाविया 1965। दिस बिकेम अ फोरम, अब इससे एक फोरम बना था नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM के बर्थ के लिए। फर्स्ट NAM कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड, यूगोस्लाविया 1961 में। 25 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। अब 25 कंट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। एट द सेकेंड समिट एट साइरो इन 1964 इट्स मेंबरशिप रोज टू 47। सेकेंड समिट पे साइरो पे 1964 में जो इसके मेंबरशिप थी रोज टू 47। अब इसकी मेंबरशिप 47 हो चुकी थी। एंड एट प्रेजेंट 120 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इट्स मेंबर्स। और एंड एट प्रेजेंटली 120 कंट्रीज, दुनिया की 120 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। इट्स सेवेंथ समिट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1983 इन द पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इसकी जो सेवेंथ समिट थी वो हुई थी न्यू दिल्ली में 1983 में। इंदिरा गांधी, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी के पीरियड में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ ऑल्सो रिकॉर्ड इट्स पावर एंड गेव ड्यू इम्पोर्टेंस टू इट। अब जो अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो भी इसकी पावर को रिकॉर्ड करती हैं और इम्पोर्टेंस देती हैं इसको। NAM हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग द वर्ल्ड पावर। NAM ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है वर्ल्ड पावर को बैलेंस करने में। ओके, अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे जो मतलब सेकेंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो है पंचशील। पंचशील मीन्स 5 प्रिंसिपल्स। पंचशील का मतलब है 5 प्रिंसिपल्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू रूल्ड द कंट्री फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंट्री पे रूल किया था 17 लॉन्ग ईयर्स के लिए, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के चीफ आर्किटेक्ट थे। मीन्स पंडित जवाहरलाल रूल्ड द कंट्री, मतलब कह सकते हो वो थे कंट्री में, उन्होंने 17 लॉन्ग ईयर्स तक कंट्री में। पंडित जवाहरलाल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो यही बोल रहा है वो। ही रियलिस्टिकली इनिशिएटेड द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएक्सिस्टेंस कॉल्ड पंचशील। वो रियलिस्टिकली इनिशिएट करते हैं 5 कोएक्सिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल्स को, जिन्हें पंचशील कहते हैं। दीज 5 प्रिंसिपल्स लेड टू फाउंडिंग ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। ये 5 प्रिंसिपल लेड टू फाउंडिंग, अभी 5 प्रिंसिपल्स जो हैं सो इन 5 प्रिंसिपल्स से क्या हुआ है, लेड टू फाउंडिंग ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट की फाउंडिंग हुई है। अब दीज 5 लेड टू, अब ये हमें पता तो है कि इन 5 प्रिंसिपल से नॉन अलाइन मूवमेंट फाउंडिंग हुई है, बट ये 5 प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट है द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉनिटी। अब एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट मीन्स द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, मतलब एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉनिटी के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी है। नॉन एग्रेशन मीन्स नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरवेंशन दर्स इंटरनल अफेयर्स, मतलब अब दूसरों के इंटरनल बातों में या कह सकते हो पर्सनल बातों में इंटरवेंशन नहीं करना मीन्स नॉन इंटरवेंशन। दूसरों के इंटरनल अफेयर्स में म्यूचुअल बेनिफिट और इक्वालिटी होनी चाहिए और पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के बेसिक
इट मीन्स दीज 5 प्रिंसिपल्स फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। ये 5 प्रिंसिपल्स बेसिक फाउंडेशन फॉर्म करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के। दीज प्रिंसिपल्स ऑफ कोएक्सिस्टेंस वर गिवन बाय इंडिया एंड चाइना टू द वर्ल्ड। जो ये कोएक्सिस्टेंस के प्रिंसिपल्स हैं ये किसने दिए हैं, इन मतलब पूरी दुनिया को किसने दिए हैं, ये दिए हैं इंडिया और चाइना ने। सो मीन्स अगर क्वेश्चन आता है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ कोएक्सिस्टेंस किसने दिए हैं वर्ल्ड को, तो आपको लिखना है इंडिया एंड चाइना। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब हम कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म के अपोजिशंस पढ़ेंगे। India has always opposed the policy of imperialism and colonialism because India herself had suffered a lot under the British. इंडिया के पास हमेशा imperialism और colonialism की पॉलिसी है, मतलब इंडिया इज ऑलवेज अपोज्ड द, मतलब अपोज किया है, क्योंकि इंडिया ने भी ये चीज़ सफ़र की है, मतलब इंडिया भी ने इस चीज़ को सहा है कि वो ब्रिटिश के अंडर रहे हैं। इंडिया टुक द स्टैंड ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी इम्पेरियलिज्म एंड एंटी वेशलिज्म इन इट्स फॉरेन पॉलिसी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडिया ने ये चीज़ ली थी कि उन्होंने, मतलब इंडिया में ये हुआ था स्टार्टिंग से कि एंटी कॉलोनियलिज्म था, एंटी इम्पेरियलिज्म था और एंटी वेशलिज्म था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, right from the beginning, starting से. It also extended material and moral support to those countries which are still struggling for freedom. Supported countries like Togoland, Tunisia, Algeria, Ghana, and criticized the French aggression in Cyprus. It means it also, मतलब इंडिया ने मटीरियल एक्सटेंड किए और मॉरल सपोर्ट दिया उन कंट्रीज़ को, तो इंडिया ने मटीरियल एक्सटेंड किए और मॉरल सपोर्ट दी है उन कंट्रीज़ को जो कि अभी स्टिल स्ट्रगल कर रही हैं अपनी फ्रीडम के लिए। और सपोर्टेड कंट्रीज़ है टोगोलैंड, टूनीशिया, मतलब जो कंट्रीज ने सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, तो वो कंट्रीज़ है टोगोलैंड, टूनीशिया, अल्जीरिया, घाना, एंड क्रिटिसाइज्ड द फ्रेंच एग्रेशन इन साइप्रस, और साइप्रस में फ्रेंच एग्रेशन को क्रिटिसाइज किया है। इट ऑल्सो अपोज्ड यूएस इंटरवेंशन इन वियतनाम, और इट ऑल्सो, इंडिया ने यूएस इंटरवेंशन को भी अपोज किया है वियतनाम में। इट टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका। इंडिया ने एक फिल्म भी लिया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, जो कि साउथ अफ्रीका में होती थी। डू यू नो डॉक्टर नेल्सन मंडेला वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर सक्सेसफुल मिशन टू रूट आउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स बाय वाइट। अब क्या आप जानते हो कि डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनके सक्सेसफुल मिशन के लिए, जो मतलब उनका ही मिशन था जो सक्सेसफुल होता। क्या मिशन था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वाइट के ज़रिए ब्लैक को, तो इस चीज़ को ख़त्म किया था। अब आप समझ सकते हो ब्लैक्स बाय वाइट कैसी डिस्क्रिमिनेशन है, आप कह सकते हो गोरे और काले। स्टेप टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस, इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री। अब जो दुनिया की शांति बनाए रखने के लिए जो स्टेप लिए गए थे, अब इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है। मैनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ लाइक महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी एंड महात्मा गांधी वर बॉर्न इन इंडिया। अब बहुत सारी मैनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ है जो कि इंडिया में बॉर्न हुए, लाइक महात्मा बुद्धा, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी। दे टॉट द वर्ल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ पीस, उन्होंने दुनिया को प्रिंसिपल्स ऑफ पीस कहा है। इंडिया has always supported world peace and raised her voice against terrorism, colonialism and armament through the United Nations. इंडिया ने हमेशा वर्ल्ड पीस को सपोर्ट किया है, और इंडिया ने ये आवाज़ उठाई है टेररिज्म के अगेंस्ट में, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में और आर्मामेंट के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। इट हैज़ एक्सटेंडेड इट्स फुल सपोर्ट टू द यूएन इन सॉल्विंग द क्राइसिस इन कोरिया, कोंगो एट्सेट्रा। अब इट हैज़ एक्सटेंडेड इट्स फुल सपोर्ट, इंडिया ने अपना फुल सपोर्ट एक्सटेंड किया यूएन को, मीन्स यूनाइटेड नेशंस को,
यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस को, कि वो कोरिया कोंगो एक्सेट्रा जो सारी हैं कोरिया कोंगो में जो क्राइसिस होती हैं उनको सॉल्व करने में, एंड सेंटर फोर्स और अपनी फोर्स भेजी है यूएन पीस में, मतलब इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यूनाइटेड नेशन में पीस बना रहे तो इसलिए फोर्स भेजी है। इंडियाज थाउजेंड्स ऑफ आर्मी पर्सनल हैव बीन सर्विंग इन यूएन पीस मिशन इन डिफरेंट कंट्रीज। जो इंडिया के थाउजेंड्स ऑफ आर्मी पर्सनल हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में उनका एक मिशन बन गया है पीस रखना यूनाइटेड नेशंस में डिफरेंट कंट्रीज़ में। इवन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ सॉल्विंग कश्मीर इशूज थ्रू द पीसफुल मैनर्स। और इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी किया है कि जो कश्मीर में जो इशू था उसको पीसफुल मैनर्स के साथ में शांति से सॉल्व करने के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं, निकाला है और कोशिश कर रहे हैं या किया है। ठीक है, एक ही बात है। अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अपोजिंग। अब इंडिया ने हमेशा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया है। टेट अपोज डिड इट, इंडिया ने अपोज किया था साउथ अफ्रीका में वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में डिफरेंस करना, और उन्होंने डॉक्टर नेल्सन मंडेला की पॉलिसीज़ को फेवर किया है। इट फेल्ट ग्रेट सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छा अच्छा सेटिस्फेक्शन फील होता है जब डॉक्टर मंडेला ने इंडिया का बहुत अच्छा इंडिया को बहुत ग्रेट सेटिस्फेक्शन फील हुआ जब डॉक्टर मंडेला ने अपना मिशन कंप्लीट किया। मीन्स उनका मिशन था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन ब्लैक्स बाय वाइट, मतलब वाइट के द्वारा ब्लैक्स को जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो ये जड़ से ख़त्म करना। तो जब वो सक्सीड हो गए थे तो इंडिया ने ग्रेट सेटिस्फेक्शन फील की थी। इंडिया कॉन्फर्ड हिम द हाईएस्ट ऑनर ऑफ भारत रत्न, और इंडिया ने डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। Disarmament. India has always been a strong supporter of disarmament and favor total disarmament. अब इंडिया हमेशा डिसआर्मामेंट के सपोर्टर रही है और टोटल डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया है। आर्मामेंट के अगेंस्ट उन्होंने अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई है आर्मामेंट के अगेंस्ट, बट डिसआर्मामेंट के वो सपोर्टर रहे हैं। इंडिया हैज़ टेकन लार्जेस्ट initiatives for a nuclear free world and has vehemently opposed nuclear arms race। Reasons behind this are इंडिया ने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड के लिए एंड हैज़ और वीमेंटली अपोज किया न्यूक्लियर आर्म्स रेस को। अब इसके रीजंस बिहाइंड दिस, अब इसके बिहाइंड इसके पीछे के रीजंस हैं इट एनकरेजेस वॉर एंड मिलिटरिज्म। अब क्यों आर्मामेंट डिसआर्मामेंट आर्मामेंट के बारे में बताया कि क्यों होती है आर्मामेंट, इसके रीजंस क्या है। रीज़न है कि मीन्स वॉर होती है, मिलिट्रिज्म, वर्ल्ड पीस जो है डेंजर में आ जाता है न्यूक्लियर वेपन स्टॉक्स की वजह से। बिग पावर्स भी होती है साथ में इनकी वजह से। अब आर्मामेंट के लिए रेस से क्या होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन बढ़ जाता है और हो जाता है। इंडिया हैज़ नॉट साइंड और इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी को साइन नहीं किया है, और जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऐसी थी बीटी ड्यू टू इट्स डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की वजह से जो बिग पावर्स हैं प्रेशर्स बनाती है जिससे इंडिया को साइन करना पड़ता है एंड नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करते एट द टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ वॉर, कोई भी वॉर हो चाहे। दो इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन दिस ट्रीटी, इंडिया ने मना किया था इस ट्रीटी को साइन करने के लिए, बट इट डिक्लेयर दैट इट वुड नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स ड्यूरिंग वॉर। बट उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट वॉर के ड्यूरिंग। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, नाउ हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट का होती कैसे है। ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट
इंडिया हैज़ ऑलवेज फॉलोड द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंडिया ने हमेशा फॉलो किया है ह्यूमन राइट्स के यूनियन नेशन डिक्लेरेशन, मतलब ह्यूमन राइट्स की यूनियन डिक्लेरेशन, यूएन मीन्स यूनियन नेशंस डिक्लेरेशन को। दीज ह्यूमन राइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमन राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड हैं फॉर द प्रॉपर implementation of the human rights. We have appointed a human rights commission in India. अब ह्यूमन राइट्स की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने अपॉइंट किया है एक ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब हमने अपॉइंट किया ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में। फेथ इन द यूनाइटेड नेशन, अब यूनाइटेड नेशन में फेथ इंडिया ने हमेशा फुल फेथ कहते हो, पूरा कह सकते हो पूरा भरोसा एक्सप्रेस किया यूएन आइडल्स, मतलब यूनियन नेशन के आइडल्स में, यूनियन नेशंस के आइडल्स में। एज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द यूनियन नेशंस, इंडिया हैज़ consistently been supporting the UN to maintain peace in the world as a founder member. अब जैसे कि इंडिया यूनाइटेड मीन्स यूनाइटेड नेशन होता है, सॉरी मैं यूनियन बोल रही थी, सॉरी, मीन्स यूनाइटेड नेशन की एक फाउंडर मेंबर है इंडिया, मेंबर है, फाउंडर मेंबर यूनाइटेड नेशंस का। तो इंडिया ने हमेशा कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। लास्ट है इसका टॉपिक है, पॉइंट है रीजनल कोऑपरेशन। अब रीजनल कोऑपरेशन कैसे होगी? अब इन द प्रेजेंट यूनिपोलर वर्ल्ड, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ स्पेशल रोल टू प्ले। अब देखो प्रेजेंट यूनिपोलर वर्ल्ड में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एक स्पेशल रोल प्ले करती है। 1985 में ढाका बांग्लादेश में एक बॉडी है जिसे नेम दिया था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए, मीन्स SAARC, जो कि एक्सिस्टेंस में आई रीजनल कोऑपरेशन मेंटेन करने के लिए अमंग साउथ एशियन कंट्रीज़ के, अमंग के बीच में कह सकते हो। इट वाज फर्स्ट मोटेड बाय ज़िया उर रहमान, इसे सबसे पहले मूट किया था ज़िया उर रहमान ने, जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे 1977 में। इट्स मेंबर्स आर, इसके मेंबर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स म्यूचुअल कोऑपरेशन इन ऑल फील्ड्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव में इंक्लूडेड है म्यूचुअल कोऑपरेशन सारी फील्ड्स में। तो फ्रेंड्स ये था आज के चैप्टर का। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। वैसे मैं होप करती हूँ, आई होप कि आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।